अधिकार पढ़ेंगे। इनको इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल राइट। क्या कहते हैं? फंडामेंटल राइट कहा जाता है इनको। मूल अधिकार पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट। बेसिकली अगर बात करें हमारे संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार दिए गए हैं। हमारे संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार हैं। एक अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए। कहां से कहां तक दिए गए हैं? 12 से 35 तक दिए गए हैं। इनको भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। अर्थात घोषणा पत्र। 1199 में ब्रिटेन के राजा ने एक घोषणा पत्र जारी किया जिसका नाम था मैग्ना कार्टा कहा जाता था। उसको क्या कहा जाता था? मैग्ना कार्टा कहा जाता था। और इसमें स्वतंत्रता दी गई थी लोगों की। इस घोषणा पत्र में क्या थी? स्वतंत्रताएं ये दी गई थी। इसलिए मूल अधिकारों को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। बेसिकली अगर बात करें तो भारत के संविधान में जो मूल अधिकार हैं उन्हें अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अमेरिका के संविधान से ये लिए गए हैं। तो हमारे मूल अधिकार कहां से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से। इसमें से ये जो लिखी है 3-4 लाइनें, उनमें से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मूल अधिकार किस भाग में है? तो 3 में है, पहला क्वेश्चन। दूसरी चीज, मूल अधिकार कहां से कहां तक है? तो 12 से 35 तक है। कहां से कहां तक है? 12 से 35 तक है। भारत के मैग्ना कार्टा की संज्ञा किसे दी जाती है? तो वो मूल अधिकारों को दी जाती है। किसे दी जाती है? मूल अधिकारों को दी जाती है। मूल अधिकार जो लिए गए हैं वो किस संविधान से लिए गए हैं? तो अमेरिका के संविधान से ये हमने लिए गए। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा। आप लोगों के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और सीधे सीधे क्वेश्चन से ये आते हैं। इसलिए आप लोगों को ये सभी क्वेश्चंस आने चाहिए। छोटी छोटी चीजें हैं और छोटी छोटी चीजें मिलाकर बड़ी चीजें बन जाती हैं। क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चन आपको बाहर कर सकता है, एक क्वेश्चन आपको अंदर कर सकता है। एक क्वेश्चन आपकी जिंदगी बना सकता है, एक क्वेश्चन आपकी जिंदगी बिगाड़ सकता है। होता है कि नहीं होता? एक क्वेश्चन से आपका सिलेक्शन हो जाता है, एक से ही बाहर हो जाते हैं। सिलेक्शन अगर हो गया तो आपकी जिंदगी बन गई, और सिलेक्शन नहीं हुआ तो जिंदगी खत्म। खत्म मतलब ये है कि नौकरी नहीं लगेगी तो स्टेटस नहीं बनेगा समाज में। और आजकल आप जानते हैं प्राइवेट जॉब की अपेक्षा सरकारी को हमारा समाज ज्यादा पसंद करता है। चाहे वो चपरासी हो, एक प्राइवेट जॉब वाला व्यक्ति अगर मैनेजर है तो उसे इतना पसंद नहीं किया जाता। ये अंतर है। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। ये नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। मूल अधिकार कितने हैं? तो हमारे मूल संविधान में 7 मूल अधिकार दिए गए थे। मूल संविधान में 7 मूल अधिकार दिए गए थे।
पहला मूल अधिकार समता का अधिकार या समानता का अधिकार। ये अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक पाया जाता है, 18 तक है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार। ये अनुच्छेद 19 से 22 तक दिया गया है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये अनुच्छेद 23 और 24 में दिया गया है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। चौथा कौन सा है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये अनुच्छेद 25 से 28 अर्थात 28 तक दिया गया है। पांचवा है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार ये अनुच्छेद 29 और 30 में दिया गया है। छठवा है संवैधानिक संपत्ति का अधिकार। ये अनुच्छेद 31 में दिया गया था। सातवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये अनुच्छेद 32 में दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया है। समता का अधिकार 14 से 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार 29 और 30 में। संपत्ति का अधिकार 31 में और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में। ये हमारे मूल संविधान में दिए गए अधिकार थे। इनमें से संपत्ति का जो अधिकार है ये वाला, इसको संविधान संशोधन करके हटा दिया गया है। 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसको हटाकर भाग 12 में अनुच्छेद 300 का में रखा गया है। इसका मतलब ये है ये अब मूल अधिकार नहीं रहा, एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो ये मूल अधिकार बचा क्या? नहीं बचा। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक हमारे मूल अधिकार पाए जाते हैं, जबकि संपत्ति के अधिकार को कहाँ रख दिया गया है? अनुच्छेद 300 का में। इसका मतलब ये मूल अधिकार नहीं रहा। तो हमारे मूल अधिकार अब कितने हैं? एक ये है समता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार,
तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, छठवा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो हमारे मूल अधिकार कितने हैं? 6 हैं। इसमें से क्वेश्चन ये बनता है, इसमें जो आपको दिख रहा है सामने, इनमें से कई सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में सीधे सीधे आ सकते हैं। जैसे हमारे मूल संविधान में कितने अधिकार दिए गए थे? तो कितने दिए गए थे? वो 7 थे। लेकिन वर्तमान में कितने अधिकार हैं? तो 6 हैं। कितने हैं? 6 हैं। क्यों हैं? क्योंकि संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। कौन से संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसको हटाया गया और भाग 12 में अनुच्छेद 300 काम में पहुंचा दिया गया। तो ये कई बार पूछता है संपत्ति का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? तो 300 काम में। कौन से भाग में है? 12 में। कब संविधान संशोधन किया गया? 44वां संविधान संशोधन किया गया 1978 में। दूसरी चीज आती है कि समता का अधिकार कहां से कहां तक है? कौन से अनुच्छेदों में है? तो 14 से लेकर 18 तक है। ये क्वेश्चन बनता है। इनमें से भी बनेगा स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक है? ये भी बनेगा। 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार कहां से कहां तक है? 23 और 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहां से कहां तक है? 25 से 28 तक है। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार 29 और 30 में है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में है। इस संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा जाता है। संविधान की आत्मा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? जब भी हमारे मूल अधिकारों का हनन होगा इन सबका, तो हम अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट एवं अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट सीधे सीधे जा सकते हैं और अपील कर सकते हैं कि हमारे अधिकारों का उल्लंघन हो गया है। तो कोर्ट की जिम्मेदारी है, हमारे न्यायालयों की जिम्मेदारी है कि वो आपके अधिकारों की रक्षा करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इस संवैधानिक उपचारों का अधिकार खुद में ही एक मूल अधिकार है। क्या है? मूल अधिकार है। इसलिए न्यायालय की जिम्मेदारी बनती है कि जो आपके जो अधिकार मिले हैं, मूल अधिकार मिले हैं, उनकी क्या है? वो रक्षा करे और संरक्षण करे, आपको मूल अधिकार प्रदत्त करवाए। ठीक, तो ये हमारे मूल अधिकार कितने बचे हैं? 6 बचे हैं वर्तमान में। पहले कितने थे? पहले थे 7, लेकिन अब बचे हैं 6। इसका मतलब संपत्ति का अधिकार इसमें से हटा दिया गया। और ये कब हटाया था? ये आप भी देख चुके हैं। ठीक है, कब हटाया था? 1978 में। कौन सा संविधान संशोधन? 44वां। चलिए मैं इसको मिटा रहा हूं। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो दिए गए हैं वो आप लोगों को थोड़े से आने चाहिए। क्या होने चाहिए? आने चाहिए। राइट, चलिए अब बात ये आती है कि अनुच्छेद 12 जो है, अनुच्छेद 12 इसकी अगर बात करें तो ये राज्य की परिभाषा देता है। हमारे मूल अधिकारों का हनन होगा तो कौन हनन करेगा? राज्य करेगा। कौन करेगा? राज्य करेगा। राज्य का मतलब हमारे प्रशासन से है, शासन से है। राज्य की परिभाषा दी गई है। अब राज्य में क्या आता है? इसमें आता है सरकार एवं संसद, राज्य विधानमंडल, सरकारी कर्मचारी या सरकारी
ऑफिस कह सकते हैं, जितने भी सरकारी ऑफिस हैं वो सभी, नगर पालिकाएं, पंचायतें और बाकी की जितनी भी चीजें आती हैं जो सरकार से सहायता लेती हैं, अनुदान लेती हैं या सरकार के अंडर चल रही होती हैं, वो सभी संस्थाएं जो कानून बनाती हैं, नियम बनाती हैं, वो सभी सरकार के अंडर आती हैं, वो राज्य की परिभाषा में शामिल होंगी। अगर ये ऐसा कुछ कानून बनाती है कि आपके मूलाधिकारों का हनन हो रहा है तो आप सीधे कहां पहुंच सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट पहुंच सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कि हमारा लोक नियोजन में अफसर की क्षमता है, इसका मतलब 16 अनुच्छेद में जो दिया गया है कि सभी लोगों को सरकारी नौकरी में नियुक्त होने का अधिकार है, और आप पास हो गए हैं, पहले नंबर पर आए हैं और ये कहा गया है कि आप इसमें सिलेक्ट नहीं हो सकते, आपको नहीं लिया जाएगा। अगर ऐसा कहा जाता है सरकार के द्वारा या फिर किसी संस्था के द्वारा, तो आप सीधे कहां पहुंच सकते हैं? कोर्ट पहुंच सकते हैं, क्योंकि लोक नियोजन मतलब सरकारी नौकरियों में सभी को पहुंचने का अधिकार दिया गया। ठीक है, ये सभी चीजें हो सकती हैं। तो राज्य की परिभाषा दी गई है कि राज्य क्या है, राज्य में क्या क्या आएगा, अनुच्छेद 12 में दिया गया। चलो अब अनुच्छेद 13 की अगर बात करें, अनुच्छेद 13 तो विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण ये कहता है। 13 क्या कहता है कि विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण किया जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो कानून के दायरे में आ रहा है, उस पर केस होता है, तो जितनी धाराएं जिस क्राइम में जिसके लिए लगती हैं, उसमें चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, सभी नहीं, एक मिनट, ये 14 में इसमें 13 में ये है कि विधियों से असंगत मूल अधिकारों से असंगत विधियों की शून्यता एक आ गया है। इसका मतलब हमारी जितनी विधि बनाई गई है, जैसे हमने कुछ नियम बनाए हैं, कानून बनाए हैं, तो अगर वो मूल अधिकारों का हनन करते हैं तो उतनी ही मात्रा में वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमने कोई ऐसा कानून बनाया जिसका 20% हिस्सा इस अधिकार का उल्लंघन करता है, तो 20% का हिस्सा क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये मूल अधिकारों से अगर वो संगत नहीं है, मूल अधिकारों संगत मतलब मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता, हमारे मूल अधिकार जितने हैं, अगर हमारे मूल अधिकारों पर प्रतिबंधित करता है, वो प्रतिबंध लगाता है, कम करता है, तो वो विधि उतनी ही मात्रा में शून्य हो जाएगी जितनी मात्रा में वो हमारे मूल अधिकारों को कम कर रही है। इसका मतलब ये। ठीक है, अब आएगा 14, अनुच्छेद 14। इसका मतलब ये है कि हमारा पहला अधिकार आया समता का अधिकार
और समता के अधिकार में 14 से 18 तक ये आता है। तो 14 में देखिए क्या है, विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण। इसका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति है वो क्या है, अगर हमने कानून बनाया है, कुछ भी बनाया है, तो उसके सामने कानून सबसे बड़ा होगा, कोई व्यक्ति विशेष बड़ा नहीं होगा। अगर मान लो कलेक्टर ने संविधान का उल्लंघन किया है, क्राइम किया है कोई, और एक सामान्य व्यक्ति ने क्राइम किया है, तो उन दोनों व्यक्तियों पर वही धाराएं लागू होंगी जो कलेक्टर पर हुई है वो आम आदमी पर, दोनों पर समान धाराएं लागू होंगी। ठीक है, तो ये अनुच्छेद कहता है कि इसमें कानून से ऊपर कोई व्यक्ति नहीं है, कानून सबके लिए बड़ा है, ऊंचा है। क्या है, कानून ही सबके लिए ऊंचा है। ठीक है, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 इसकी अगर बात करें तो धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश एवं जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। मतलब सरकार या राज्य इन पांचों कंडीशन में कोई भेदभाव नहीं कर सकता। अगर वो भेदभाव करता है तो आपका जो मूल अधिकार है अनुच्छेद 15 के अंतर्गत उसका उल्लंघन होता है। अगर आपसे कह दिया जाए कि आप इस धर्म के हो, आपकी नौकरी नहीं लगेगी, आप इस जाति के हो, आप इस यहाँ पर नौकरी नहीं लगेगी, या कुछ भी ऐसा कहा जाए, जैसे सरकारी ऑफिस है उसमें कह दिया जाए कि आप इस जाति के हो, आप यहाँ पर नहीं आ सकते, तो वो हमारा अनुच्छेद 15 के अंतर्गत मूल अधिकार का उल्लंघन है। मूल वंश कि आप यहाँ के हो, वहां के हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वी आर इंडियंस एंड क्या है कि हमारी जो नागरिकता है, क्या है, नागरिकता भारतीय है हम, तो भारतीय होने के नाते आपके वंश से कोई मतलब नहीं है। आपसे ये कह दिया जाए कि आप अंडमान निकोबार में पैदा हुए हैं इसलिए आपकी नौकरी नहीं होगी, तो ये गलत है, ये ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए ये इस पर प्रतिबंध लगाता है। समझ आ गया? लेकिन इसमें लिखा है केवल, क्या लिखा है, केवल। केवल का मतलब है ये पांचों के आधार पर विभेद नहीं करेगा, लेकिन कुछ कंडीशन में विभेद करेगा। समझ आ रहा है? इसका मतलब ये है कि अगर बच्चों एवं महिलाओं के लिए कुछ करना चाहे सरकार तो कर सकती है। ठीक है, क्या कर सकती है, उनको उठाने के लिए कुछ भी कर सकती है, कोई योजना ला सकती है कि नहीं? तो ये सब चीजें एक्सेप्शनल है, क्या है, कंडीशंस लगी हैं। चलिए अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16 इसमें देखिए, इसमें लिखा है लोक नियोजन में अवसर की समता या अवसर की समानता। लोक नियोजन का मतलब होता है सरकारी नौकरी। ठीक है, सरकारी नौकरी, या फिर हम जो जनता के बीच में कार्य करते हैं सरकार की तरफ से या सरकारी लोगों के रूप में, वो लोक नियोजन कहलाता है। तो सरकारी नौकरी में सभी लोगों को बराबर मात्रा में हक दिया गया है। क्या दिया गया है, हक दिया गया है। इसका मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पर चयनित हो सकता है, शर्त सिर्फ इतनी है कि उसमें ये क्वालिटियां होनी चाहिए।
जैसे आईएएस की परीक्षा होती है कलेक्टर बनने के लिए, तो कलेक्टर कोई भी बन सकता है कि नहीं बन सकता? हाँ या ना? राइट। हमारा तहसीलदार कोई बन सकता है कि नहीं बन सकता? सरपंच कोई भी बन सकता है, हाँ या ना? टीचर कोई भी बन सकता है, पटवारी बन सकते हैं कि नहीं? ये सभी इसलिए बता रहा हूँ, पटवारी और टीचर हमारे आसपास रहते हैं ना, आप लोग इनको अच्छी तरह से जानते हैं। तो उसमें जाति वगैरह कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि सभी लोग समान रूप से किसी भी सरकारी नौकरी में पदस्थ हो सकते हैं, वहां पर नौकरी कर सकते हैं। समझ आ रहा है? तो हमारी जो सरकारी नौकरी है किसी की व्यक्ति की, वो अनुच्छेद 16 कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पर आसीन हो सकता है। जैसे अगर हम ये कहें प्रधानमंत्री में कोई कंडीशन है क्या कि कोई जाति या कोई धर्म का कोई कंडीशन है क्या? कोई भी आ सकता है, केवल वो क्या होना चाहिए? भारतीय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भारतीय, मतलब भारत का नागरिक होना चाहिए। चलिए, अनुच्छेद 17 ये कहता है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत का मतलब है कि जो छुआछूत है, उसका अंत हो जाना। जैसे कई सारे लोग अभी भी गांव में हैं या फिर कहीं भी ऐसा होता है कि ये आ गया, इसको टच करने से हम खंडित हो जाएंगे, ऐसे होते हैं ना कि तुम दूर रहो। ये सभी जो कंडीशन होती है उसका अंत है। अगर व्यक्ति कंप्लेंट कर दे कि ये ऐसा व्यवहार कर रहा है, तो वो कहाँ पहुंचेगा? जहां पर दो चीजें बड़ी मात्रा में मिलती हैं और वो फ्री में मिलती है, हवा और लाभ। क्या मिलती है? उस जगह पर पहुंच जाएगा जहां पर हवा और लाभ दोनों ही बराबर मात्रा में प्राप्त होती है। राइट। तो छुआछूत का अंत हो गया है। अनुच्छेद 17 ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति जानबूझकर ऐसा करता है तो वो दोषी माना जाएगा और वो दंड का भागी होगा। ठीक। तो अनुच्छेद 17 ये कहता है अस्पृश्यता का अंत। चलिए, उसके बाद अगर बात करें अनुच्छेद 18, क्या है? अनुच्छेद 18 इसमें कहा गया है उपाधियों का अंत। क्या है? उपाधियों का अंत। उपाधि कौन कौन सी? जैसे पहले होता था महाराजा, महाराजाधिराज, होता था कि नहीं होता? पंडित जी, बड़े महात्मा, ये फलाना ठिकाना होता नहीं था। ये सभी उपाधियां खत्म कर दी गई। केवल और केवल अब दो उपाधियां प्राप्त होती हैं, शिक्षा की उपाधि एवं सेना की उपाधि। उपाधि के अतिरिक्त सभी उपाधियां समाप्त की जा चुकी हैं। इसका मतलब ये है कि हम ये लिखते हैं श्रीमंत महाराज साहब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, लिखते हैं ना। अगर संवैधानिक रूप से कहें तो ये क्या है? सही नहीं है, क्योंकि वो उस वंश से ताल्लुक रखते हैं तो हमें अच्छा लगता है इसलिए हम लोग कहते हैं, लेकिन संवैधानिक रूप से वो नहीं माना जाएगा। ठीक है। एक किसके अंतर्गत है? अनुच्छेद 18 के अंतर्गत ऐसा माना गया। या फिर किसी के भी आगे ये लगता है, ये जो उपाधियां हैं वो लगती हैं, तो वो जमींदार साहब, तो कोई भी जमींदार साहब जो मंगल सिंह है, तो वो ये सभी जो लग रही हैं उपाधियां वो
गलत, उनका अंत कर किया जा चुका है अनुच्छेद 18 के अंदर। क्योंकि हम सम्मान पूर्वक ही कहते हैं कि महाराज साहब, तो वो हमारा बड़प्पन है, अच्छी चीज है, ये कह सकते हैं, लेकिन संवैधानिक तौर पर इसको गलत माना जाता है। चलिए, तो ये था हमारा, क्या था, समता का अधिकार। दूसरी चीज ये है कि ये केस हुआ था कि भैया भारत रत्न दिया जाता है, पद्म विभूषण दिए जाते हैं, ये सभी जो दिए जाते हैं वो भी तो उपाधियां हैं। तो न्यायालय ने ये फैसला दिया कि ये उपाधियां नहीं है, ये केवल सम्मान है, सम्मान के प्रतीक है, ये उपाधियां नहीं है, और इनको कोई भी व्यक्ति अपने नाम के सामने उपयोग नहीं कर सकता। इसलिए अगर नाम के सामने उपयोग कर रहे हैं तब वो उपाधियां मानी जाती हैं, लेकिन विदाउट नाम के कर रहे हैं, विदाउट नाम मतलब नाम लिख दिया, उसके नीचे लिख रहे हैं पद्म विभूषण, तो वो उपाधि नहीं है, वो सम्मान है। क्या है? सम्मान। जैसे हमारे पीएचडी की उपाधि, एमए की उपाधि, बीए की उपाधि, ये सब क्या है? उपाधियां होती है कि नहीं? कर्नल, लेफ्टिनेंट और ये सभी जो चीजें होती है सेना में, वो क्या होती हैं? उपाधियां होती हैं। समझ आ गया? चलिए आगे देखिए, उपाधियों का अंत हो गया। अगला देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है? स्वतंत्रता का 19 से 22 तक, अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 19 में 6 अधिकारों को रखा गया है। पहला है वाक एवं अभिव्यक्ति का अधिकार। वाक एवं अभिव्यक्ति का अधिकार, इसका मतलब ये है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, आपको बोलने की आजादी है, अपने विचारों को रखने की आजादी है। इसलिए आप देखेंगे कई सारे लोग एक दूसरे के ऊपर कुछ भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा ना हो कि आप सामने खड़े होकर गाली दे रहे हैं, ये हमारी क्या है? अधिकार दिया है संविधान ने, ऐसा ना। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? संविधान इसमें प्रतिबंध भी लगाता है, युक्तियुक्त प्रतिबंध भी इसमें लगाए गए हैं कि आप, ऐसा नहीं है कि भैया कुछ भी बोल दो, आपके विचार हैं बोलिए, लेकिन ऐसा मत बोलो जिससे दूसरे को परेशानी हो, दूसरे की जो भावना है उसको ठेस पहुंचे। दूसरा, बिना हथियार के सम्मेलन या इकट्ठा होने का अधिकार। मतलब आप बिना हथियार के शांतिपूर्वक क्या कर सकते हैं? सम्मेलन कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बातचीत कर सकते हैं बिना हथियार के। मतलब अगर आप बंदूक लेके पहुंच गए और बोल रहे हैं कि हम सरकार को गिराएंगे और ये करेंगे, फलाना ठिकाना ये करेंगे, वो सभी क्या है? अवैध है। क्या है? अवैध है। आप चिल्लाइए, सरकार हमारी मांगे पूरी करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शांतिपूर्वक। अगर आप गाड़ियां तोड़ रहे हैं, आग जला रहे हैं, आग लगा रहे हैं किसी में भी, या फिर रोड चक्का जाम कर रहे हैं, लोगों को परेशानी पहुंचा रहे हैं, तो वो गलत माना जाएगा। इसका मतलब ये है कि बिना हथियार के शांतिपूर्वक आपको कार्य करना पड़ेगा। ठीक है। तीसरा, संघ बनाने का अधिकार।
आप इकट्ठे हो गए, आप में शरीर में क्या हो गई, बातचीत हो गई और आपने कहा कि एक संघ बनाया जाए। क्या बनाया जाए? एक संघ बनाया जाए। संघ बनाया जाए मतलब हम सब लोग इकट्ठे हो जाएं, ठीक है, जुड़ जाएं और हम अपनी आवाज पहुंचाएंगे कहाँ? दिल्ली तक, कि हमें प्रधानमंत्री बनाया जाए। संघ बनाने के लिए ये हो सकता है। तो आप किसी भी मुद्दे के लिए या किसी भी चीज को अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं और संघ बना लिया आपने। जैसे ये कहा जाए कि हमारे गांव में, मान लो ये गांव है अपना, तो हमारे गांव में ये सुविधा नहीं है, हमने संघ बना लिया और हम लोग अपने कलेक्टर को ज्ञापन देंगे हम सब लोग आए हैं। ये सभी क्या है? संघ। चलिए, उसके बाद में संघ बन गया। भारत में चौथा क्या है? भारत में कहीं भी विचरण करने का अधिकार। अब बात ये आती है, कहीं भी का मतलब ये नहीं है कि किसी के भी घर में जाके घुस जाओ, है कि नहीं? कहीं भी मतलब कहीं भी भारत में कहीं जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उसमें भी क्या है? प्रतिबंध लगे हुए हैं। पांचवा क्या है? भारत में कहीं भी बसने का अधिकार। आपको लगा भैया कि हमें तो हमारा जो महल है सिंधिया जी का वो अच्छा लग रहा है, वहां बसेंगे हम, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप बस सकते हैं, इसका मतलब शिवपुरी में रह सकते हैं, कहीं भी ग्वालियर रह सकते हैं, दिल्ली रह सकते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में भी रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, रह सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं भारत में। शर्त सिर्फ इतनी है कि आपको पास पैसा हो और आप अपनी व्यवस्था खुद करो, रहने में परेशानी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है भैया मुझे ये महल पसंद आ गया मैं तो यही रहूंगा, है कि नहीं? वो नहीं हो सकता। छठवा जो है, कोई भी वृत्ति या व्यापार, कोई भी वृत्ति या व्यापार करने का अधिकार। व्यापार मतलब व्यवसाय। कोई भी वृत्ति या व्यापार करने का अधिकार मतलब आप कोई भी व्यापार कर सकते हैं, कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, कुछ भी बेच सकते हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि हम लोग ऐसे चीजें बेचने लगे बिना लाइसेंस के, हथियार बेचने लगे। कुछ चीजों पर प्रतिबंध है, तो प्रतिबंध के अनुसार हमें कार्य करना पड़ेगा। जैसे बहुत सारी चीजें, जैसे अफीम, चरस, ड्रग्स, इन पर क्या है? लाइसेंस लिया जाता है, हथियारों का लाइसेंस लिया जाता है। विदाउट लाइसेंस आप काम नहीं कर सकते, ठीक है? अगर परचूनी की दुकान डालनी हो तो डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए रजिस्ट्रेशन होता है, लेकिन वो रजिस्ट्रेशन यही हो जाएगा, लेकिन उसके लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है, रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए दुकान, कोई दिक्कत नहीं। समझ आ रहा है? तो हमारे 6 अधिकार दिए गए हैं। कितने अधिकार दिए गए हैं? 6 अधिकार दिए गए हैं। तो 6 अधिकार में कौन कौन से हैं? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बिना हथियारों के सम्मेलन या इकट्ठा होने का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार, भारत में कहीं भी विचरण करने का अधिकार, भारत में कहीं भी बसने का अधिकार और कोई भी व्यवसाय हम लोग कर सकते हैं। तो 6 अधिकार हमें दिए गए हैं। कितने अधिकार दिए गए हैं? 6 अधिकार हमें दिए गए हैं, लेकिन इन पर क्या है? प्रतिबंध लगाए गए हैं। युक्ति एक प्रतिबंध लगाए गए हैं, इसका मतलब ये है कि आप जो अधिकार प्राप्त करे हैं उन अधिकारों पर कुछ सीमाएं हैं। मैंने कौन कौन सीमा बताई थी आपको कि अगर आप बोल रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप गाली देने लगे किसी को, किसी भावनाओं को ठेस पहुंचाने लगे। जैसे अगर आप किसी के धर्म के बारे में कुछ बोल रहे हैं, आप दूसरे धर्म के बारे में बोल रहे हैं, तो आप सामने वाले को आहत नहीं कर सकते, आप पर केस बन सकता है। आप कहेंगे कि मेरा अधिकार है, लेकिन अधिकार है अपने विचारों को रखने का, लेकिन ऐसा नहीं है कि
दूसरे को परेशानी हो। राइट। बिना हथियार के सम्मेलन इकट्ठा होने का अधिकार, शांतिपूर्वक आप इकट्ठे हो गए, हथियार भी नहीं है, आपने चक्का जाम कर दिया, आपने गाड़ियों में आग लगा दी, तो ये हिंसा नहीं होनी चाहिए, शांतिपूर्वक कर सकते हैं, ये सीमा है। तीसरा, संघ बनाने का अधिकार, बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने आतंकवादी संगठन बना लिया, ये नहीं हो सकता, ये संघ अवैध रहेगा। राइट। भारत में कहीं भी विचरण करने का अधिकार, इसका मतलब भारत में आप कहीं भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां पर प्रतिबंध है वहां नहीं जा सकते। जैसे अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र जो होते हैं, हमारे राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, कोर जोन होते हैं, उसमें तो आप वहां नहीं पहुंच सकते। क्यों नहीं पहुंच सकते? क्योंकि वहां पर उनको खतरा हो सकता है। जैसे राष्ट्रीय उद्यान के कोर जोन में अगर आप जाएं, बायोस्फीयर रिजर्व के कोर जोन में, तो वहां पर आप कुछ भी लेके नहीं जा सकते। वैसे तो जाने ही नहीं देते हैं। अगर राष्ट्रीय उद्यान घूमने गए तो आप जैसे वो लेके गए चिप्स वगैरह, चिप्स लेके गए, है कि नहीं? 2 रुपए किलो हमने आलू बेचे और उसी को हम 200 रुपए किलो में खरीद रहे हैं। अंकल चिप्स खरीद रहे हैं कि नहीं? आलू किसके थे? हमारे। खरीदा कौन? हमने, है कि नहीं? ऐसा होता है। तो चिप्स लेके गए, उसका पैकेट हमने खा के फेंक दिया, बोतल फेंक दी कोल्ड ड्रिंक की। अब उसको क्या है, जानवरों ने खा लिया। जानवरों ने खा लिया तो वो मर जाएंगे, उनको हानि पहुंचेगी। इसलिए प्रतिबंधित जगह है, तो वहां पर बिना अनुमति के आप नहीं जा सकते। इसका मतलब ये हुआ कि वहां हर जगह पर आप नहीं जा सकते, उसमें भी प्रतिबंध लगे हुए हैं। भारत में कहीं भी बसने का अधिकार, मतलब ये है कि आप भारत में कहीं भी बस सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, किसी भी शहर में रहिए जाके। जैसे मैं दिल्ली रहा, 5 साल दिल्ली रहा मैं, तो दिल्ली रहा तो मुझे किसी ने रोका नहीं? रोका। क्यों? क्योंकि मैं भारत का निवासी हूं, मेरे पास वोटर कार्ड है, आधार कार्ड है, सही है कि नहीं? तो मुझे कहीं भी कोई नहीं रोकेगा। लेकिन मैं ये कहूं कि भैया मुझे कोई भी मकान अच्छा लग रहा है, बंगला अच्छा लग रहा है, वहां रहूंगा, तो ये क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि आपको उसके लिए बिल चुकता करना पड़ेगा। पैसे हो तो चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बंगला खरीद लीजिए, क्या दिक्कत है? इसमें व्यवसाय है। व्यवसाय का मतलब कोई भी आप व्यापार कर सकते हैं, लेकिन आप अवैध व्यापार कर रहे हो, बिना टैक्स के व्यापार कर रहे हो, तो वो गलत माना जाएगा। क्योंकि सरकार को भी क्या है? टैक्स चाहिए। हम लोग कई सारी चीजें ऐसी लाते हैं जिनमें टैक्स वाला बिल हमें नहीं मिलता है। टैक्स वाला बिल नहीं मिलता, डायरेक्ट ऐसे ही लिख के दे देते हैं, बिल ही नहीं देते अधिकतर। तो हमारा टैक्स जो है वो नहीं पहुंचता, और जो सरकार के पास जो पहुंचना चाहिए पैसा, वो पैसा नहीं पहुंचता, जिससे सरकार के पास कम टैक्स आएगा तो हमारे लिए योजनाएं और सुविधाएं भी कम होती चली जाएंगी। यहां तक कहता हूं मैं, बड़े बड़े उद्योगपति अगर ठीक तरीके से टैक्स भरने शुरू कर दें तो छोटे लोगों, जो आम जनता है, कुछ लोगों को टैक्स भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। तो आप लोगों ने आज जो देखा, आज की जो क्लास है, बाकी का हम लोग कल पढ़ेंगे, लेकिन आज की जो क्लास है तो उसमें आप लोगों ने देखा कि मूल अधिकार भाग 3 में आते हैं, 12 से 35 तक हैं। कहां से कहां तक है? 12 से 35 तक है। इन्हें भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा मतलब घोषणा पत्र कहा जाता है। ये मूल अधिकार जो लिए गए हैं वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। कहां से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। हमारे मूल संविधान में 7 मूल अधिकार दिए गए थे, लेकिन वर्तमान स्थिति में 6 मूल अधिकार बचे हुए हैं, जिनमें से संपत्ति का अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया है। इस प्रकार हमारे जो मूल अधिकार बचे हैं 6, वो एक समता का अधिकार है 14 से 18 तक, जो हमने पढ़ा अभी। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जो 19 से 22 तक है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो 23 और 24 में है। चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जो 25 से 28 तक है। पांचवा जो है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है, 29-30 में। एवं छठवा जो है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जो अनुच्छेद 32 में दिया गया है। इस प्रकार 6 मूल अधिकार वर्तमान में हमारे बचे हुए हैं। बाकी के जो अधिकार हैं
वो हम लोग कल पढ़ेंगे। और कोई भी दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। साथ में हमारा जो पेज है फेसबुक पेज, उसकी लिंक पर जाइए, उसको लाइक करिए और उससे जुड़िए, क्योंकि कुछ समय बाद इस प्रोफाइल से हमारी जो वीडियो लाइव क्लास चलती है वो फेसबुक पेज पर ट्रांसफर होने वाली है। धन्यवाद, शुभ रात्रि, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।